चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशन गॉड एडवोकेट विनायस कैंपस। आज मैं आप लोगों के लिए हमारे जो जुडिशियरी के एग्जाम है, पीसीएस जे, एपीओ, एसजेएस वगैरह को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से संबंधित एक 20 नंबर का टेस्ट लेकर आया हूं, ताकि जो हमारी आगामी परीक्षाएं हैं वो चाहे उत्तराखंड पीसीएस जे की हो, एपीओ की हो, बिहार पीसीएस जे हो, यूपी पीसीएस जे हो, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही ऑल स्टेट पीसीएस जे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों ने आप लोगों के लिए आज से टेस्ट सीरीज शुरू की है और प्रत्येक संडे या शनिवार आप लोगों को 20 नंबर का टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि हमारे जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए ही हम एक बेहतर स्कोर कर सके और एक अच्छा रिजल्ट पा सके। और आप लोगों के लिए ही हम लोगों ने जनरल स्टडी का जो पोर्शन आता है एग्जाम में, वो भी हमारी कंटिन्यूटी के साथ 3 क्लास चल रही है। उसमें आपको एक हफ्ते में करंट अफेयर भी दिया जाता है और टेस्ट भी चल रहा है जनरल स्टडी के। तो आप हमारे YouTube से जुड़ने के लिए अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा और लोगों को भी जोड़ने का आगे प्रयास करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए चलते हैं अपने 20 नंबर के टेस्ट पर। देखिए क्या है विषय हमारा, दंड प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी कहते हैं इसे शॉर्ट में, 1973। रविवार टेस्ट 01, ये आपका जो टेस्ट है पीसीएस जे और एपीओ वगैरह के जो एग्जाम है एसजेएस को ध्यान में रखते हुए ही तैयार किया गया है। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है, आइए शुरुआत करते हैं और आप लोग भी हमारे साथ मिलकर आगे बढ़े, ताकि हम लोग और आप लोग मिलकर कम समय में जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त कर सके। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को रखा गया है। रखा गया का मतलब यहां है संविधान की किस अनुसूची में दंड प्रक्रिया संहिता या सीआरपीसी 1973 को रखा गया है। 3 सूची होती है भारतीय संविधान में, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, संघ सूची पर जो कानून बना सकता है वो सेंटर स्टेट दोनों मिलकर बना सकता है, लेकिन अगर कोई भी दोनों के मध्य विवाद की स्थिति हो जाए तो वहां सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून लागू होगा। और संघ सूची पर आपका जो कानून है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है और वो ही उसे लागू कर सकती है। समवर्ती सूची पर कानून सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर बनाते हैं और कोई विवाद होने पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून लागू होता है। और राज्य सूची पर सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बनाएगी और राज्य सरकार ही उसे लागू करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं है। तो ये था आपका संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो इसी से संबंधित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को किस सूची में रखा गया है। तो बताइए आप किस सूची में रखा गया है। ए है संघ सूची, बी है समवर्ती सूची, सी है राज्य सूची। इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। हमारा जो आंसर है वो है बी। समवर्ती सूची का मतलब ये है सेंट्रल और स्टेट दोनों इस पे मिलकर कानून बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है
आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 कब परवर्त का मतलब है लागू, कब परवर्त हुआ था? ए ऑप्शन 3 फरवरी 2013, बी 7 जनवरी 2013, सी केवल प्रथम, केवल का मतलब है ए। तो बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा केवल प्रथम सी। इस तरह का अगर एग्जाम हो में ऑप्शन मिले तो आप केवल प्रथम करेंगे क्योंकि हमारा आंसर ये है। तो इस स्थिति में हम केवल प्रथम करेंगे। क्लियर है? देखिए ये एक सीआरपीसी एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तब भी वहां के लिए आपको मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पीसीएस जे, एपीओ, एसजीएस की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो कानून के फील्ड में हो, चाहे आप तैयारी के फील्ड में हो, तो आप लोगों के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि कौन सी धारा या किस चीज का प्रयोग कहां पर किया जाता है। ठीक है, तो आप हमारे साथ आगे के लिए कंटिन्यूटी के साथ जुड़े। नेक्स्ट है अभियोजन निदेशालय की स्थापना की जा सकेगी। अभियोजन निदेशालय की स्थापना की जा सकेगी राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा। तो बताइए कहां की जा सकेगी? ये आपका ए आंसर है हमारा, राज्य सरकारों द्वारा। अभियोजन निदेशालय की जो स्थापना करती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा किशोरों के मामले में अधिकारिता से संबंधित है? तो बताइए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जो धारा है वो किशोरों के मामले में अधिकारिता से संबंधित है। कौन सा उसे अधिकार प्रदान करता है? धारा 25, धारा 26, धारा 27 और धारा 28। तो बताइए, वेरी गुड। इसका हमारा जो आंसर है वो है सी, धारा 27। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 27 के तहत किशोरों के मामले में अधिकारिता से प्रदान करती है। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा किसी पुरुष पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर को नहीं छू सकता? मतलब यह है, अगर कोई महिला है, उसने कोई अपराध किया है या कोई अपराधी परिवार से है, तो वहां पुलिस उसे अरेस्ट करने के लिए गई और पुलिस ने उसमें जो है पुरुष है। पहली बात तो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकते अगर उसमें महिला पुलिस नहीं है। दूसरी बात, अगर गिरफ्तार करेंगे तो वो उसके शरीर के किसी भी भाग को पुरुष पुलिस अधिकारी या कांस्टेबल नहीं छू सकेगा। तो ये इसका उल्लेख किस धारा में है? तो ए ऑप्शन है धारा 46(1) का परंतुक, धारा 42(1) का परंतुक, धारा 41(1) का परंतुक। तो बताइए किस धारा में है आप? यह है आपका धारा 46(1) का परंतुक। ए आंसर है हमारा, धारा 46(1) का परंतुक। क्लियर है? धारा 46(1) का परंतुक ये कहता है कि अगर कोई भी कांस्टेबल या पुलिस अधिकारी किसी महिला की गिरफ्तारी के लिए जाता है तो वो उस महिला के शरीर का किसी भी अंग या किसी भी हाथ को या पैर को या भाग को नहीं छू सकता। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6, कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अपराध करता है गिरफ्तार कर सकेगा। मतलब कोई प्राइवेट व्यक्ति एक अपराधी को कब जो अपराध करता है कब पकड़ सकता है या गिरफ्तार कर सकता है? किस स्थिति में? ए ऑप्शन, यदि वह संज्ञेय अपराध करता है, बी
संज्ञेय अपराध और अजमानती अपराध करता है? सी, कोई नहीं। बताइए आप आंसर क्या है? वेरी गुड। वो व्यक्ति उस व्यक्ति को तब गिरफ्तार कर सकता है यदि वो कोई संज्ञेय अपराध करता है और गैर जमानती, मतलब जिसमें जमानत नहीं है, अगर ऐसा अपराध करता है तो उसे पकड़ सकता है या गिरफ्तार कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, बंदी व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा से संबंधित उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी संहिता 1973 की किस धारा में है? मतलब अगर कोई व्यक्ति बंदी बनाया गया है तो उसका स्वास्थ्य से संबंधित बेहतर स्वास्थ्य रहे और उसकी सुरक्षा रहे, तो ये किस धारा में उल्लेख किया गया है? बताइएगा आप लोग। धारा 50 का, धारा 55 का, धारा 60 का? तो बताइए आप। वेरी गुड। इसका जो उल्लेख किया गया है वो है धारा 55 का में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एक गिरफ्तारी वारंट, याद रखना, गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन किया जा सकेगा। मतलब अगर न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया तो उसका निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? ठीक है। भारत में कहीं भी, मतलब वो व्यक्ति भारत में कहीं भी हो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा, उस राज्य की क्षेत्राधिकारिता में, जिस राज्य का वो नागरिक, जिस राज्य का वो व्यक्ति है। तो पहला या दूसरा? बताइए कौन सा इसका आंसर है हमारा? वेरी गुड, जल्दी बताइएगा आप लोग। इसका हमारा ए आंसर है, भारत में कहीं भी। आगे समझे, उसे भारत में कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, थाने का भार साधक अधिकारी, याद रखना, भार साधक अधिकारी सभी व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जो बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए। याद रखना, दो तरीके के अपराधी होते हैं, एक तो वारंट के द्वारा गिरफ्तार होते हैं और एक बिना वारंट के गिरफ्तार। तो यहां जो क्वेश्चन है, बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए किसे रिपोर्ट करेगा? मतलब थाने का जो भार साधक अधिकारी है, जो उसने बिना वारंट के गिरफ्तार किए हैं व्यक्ति, वो उसकी सूचना किसे देगा? ए ऑप्शन, जिला मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार, सी जिला न्यायाधीश, डी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो किसे देगा वो उसकी सूचना? बताइए आप लोग। इसकी ये सूचना देगा जिला मजिस्ट्रेट। ए आंसर है हमारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, आदतन अपराधियों से, तो इसमें आदतन अपराधियों से शांति सदाचार बनाए रखने की प्रतिभूति देने का आदेश दे सकता है। ए ऑप्शन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। तो कौन आदेश दे सकता है इसका? यह है हमारा आंसर बी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने में असफल रहने पर कारावास होगा। परिशांति, याद रखना, कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने में असफल रहने पर कारावास होगा। कैसा, क्या, कितना? ए ऑप्शन है साधारण कारावास, बी है सश्रम कारावास, सी है साधारण या सश्रम कारावास। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, साधारण कारावास। ठीक। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, मुस्लिम महिला। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण। याद रखना, तलाक अगर हो गए उसे तो उसका जो अधिकार है, राइट है, उसका संरक्षण बचाओ। अधिनियम 1986 लागू होने के बाद मुस्लिम महिला गुजारा भत्ता पाने हेतु धारा 125 सीआरपीसी 1973 का
क्षेत्राधिकार है? ए, समाप्त कर दिया गया है, बी, प्रतिधारित कर लिया गया है, सी, सीमित कर दिया गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, प्रतिधारित कर लिया गया है। याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, उपताप हटाने का सशर्त आदेश जारी किया जा सकता है? जिलाधीश द्वारा, बी, उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा, सी, दोनों के द्वारा। जिला मजिस्ट्रेट, जिलाधीश द्वारा भी और उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा भी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, दोनों के द्वारा ये हो सकता है, सशर्त आदेश जारी कर सकते हैं दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा में कार्यपालक मजिस्ट्रेट व्यादेश जारी कर सकता है? ध्यान रखना, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा में कार्यपालक मजिस्ट्रेट व्यादेश जारी कर सकता है? किस धारा के अंतर्गत? ए, धारा 141, बी, धारा 142, सी, धारा 143, डी, धारा 144। बताइए जल्दी, थोड़ा सोच के बताएं आप लोग, बताइए क्या आंसर है इसका? है हमारा बी आंसर, धारा 142, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में प्रथम सूचना रिपोर्ट, याद रखना, प्रथम सूचना रिपोर्ट की परिभाषा दी गई है? तो किस धारा में प्रथम सूचना रिपोर्ट की परिभाषा का उल्लेख किया गया है, ये आप बताइए। धारा 154, 55, 156, बताइए। वेरी गुड। प्रथम सूचना रिपोर्ट का जो उल्लेख है धारा 154 में है, इसका ए आंसर है। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा टेस्ट था वो 15 नंबर का था। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जो वो है उससे। बाकी इसके बाद आप इसे फर्स्ट से लास्ट तक देखिएगा क्लास को, और एक इसके बाद जो हमारा अगला टेस्ट होगा वो नेक्स्ट शनिवार या रविवार को होगा। तब तक आप इसे अच्छी तरीके से पढ़िए, और बाकी जो जीएस का पोर्शन है, जो हमारी जीएस की क्लास चल रही है, आप इसके साथ साथ उसे भी कंटिन्यूटी जारी रखिएगा, क्योंकि जीएस भी अति महत्वपूर्ण है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छी तरीके से अपना जो आगामी एग्जाम है उनकी परीक्षाएं की तैयारी करें, और एक सफल मार्गदर्शन में और एक बेहतर टीम के साथ मिलकर आप तैयारी करें, और ताकि हम लोगों को जल्दी से जल्दी सफलता कम समय में मिल सके। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गॉड एडवोकेट, मिलता है आपसे नेक्स्ट।